आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे गुरुत्वाकर्षण में क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है कि उपर्युक्त समस्या में किसी यादृच्छिक बिंदु P पर गुरुत्वीय तीव्रता किस तीर द्वारा व्यक्त की जाएगी। 4 विकल्प दिए गए। तो यादृच्छिक का मतलब रैंडम, यानी अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो जो EDEFG जितने भी पॉइंट हैं उनमें किस पॉइंट द्वारा हमको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए आंसर E हमारा करेक्ट है। E द्वारा व्यक्त की गई है, जो सेकंड विकल्प करेक्ट है। अब E द्वारा कैसे व्यक्त की गई है तो इसको हम इंग्लिश वाले बुक में देखते हैं। तो इस आंसर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विच कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट इन ए स्फेरिकल शेल। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो हमने आंसर पढ़ा था सेम उसी प्रकार समझना है। तो चूंकि हमारा जो गोला है सब जगह उसका घनत्व समान है, इसलिए जितने भी बिंदु हैं हमारे सब जगह पर गुरुत्वीय विभव समान होगा। Hence the gravitational potential gradient dV/dt 0 elsewhere inside the spherical shell। अब चूंकि सब जगह गुरुत्वीय विभव समान है तो गुरुत्वीय विभव की प्रवणता यानी अंतर प्रत्येक बिंदु पर बराबर होगा। तो जब अंतर निकालेंगे यानी घटाएंगे तो चूंकि सब जगह बराबर है तो 10 में 10 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो इसलिए हमारी गुरुत्वीय क्षेत्र की गुरुत्वीय विभव की प्रवणता यानी ग्रेडियंट या यूं कहें dV/dr 0 हो जाएगा कहीं भी अंदर वाले बिंदु पर। इतना बात समझ में आ गई। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अब ये कह रहा है कि जो गुरुत्वीय विभव की प्रवणता है ये निगेटिव में होती है और गुरुत्वीय तीव्रता की बराबर होती है निगेटिव में। तो जायज सी बात है कि हम बाहर से जब अंदर की ओर चलेंगे तो dV/dr यानी दूरी घटेगी जैसे जैसे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे ये रेडियस घटती जाएगी। तो जो प्रवणता है हमारी अगर हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी से तुलना करें तो निगेटिव में उसके बराबर होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी वहां पर हमारा गुरुत्वीय विभव की प्रवणता कम होगी। तो उल्टा प्रभाव है, इसीलिए निगेटिव में होगा। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का निगेटिव अगर कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा। Hence intensity is also 0 at all point inside the spherical shell। क्योंकि हमें पता है कि कोई स्फेरिकल शेल है यानी गोलीय कोश है यानी भीतर खोखला है। तो जैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते थे कि कोई गोलीय कोश है तो उसके अंदर धातु का गोला है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहीं भी पॉइंट में अंदर खोखले गोले के 0 होगी। दिस इंडिकेट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इन ए स्फेरिकल शेल आर सिमेट्रिकल। तो चूंकि F = QE होता था जैसे विद्युत क्षेत्र में, तो E हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी होती थी। इसी प्रकार हमारे गुरुत्वीय विभव के केस में, पृथ्वी के केस में या किसी गोले के केस में हमारा क्या होगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी। तो चूंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सब जगह समान है तो जाहिर सी बात है कि F = QE होता है। तो यहाँ पर Q की जगह द्रव्यमान हो जाएगा और E की जगह गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये फोर्स को निर्धारित करेगा। तो चूंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सब जगह समान है तो यहाँ भी फोर्स सब जगह अंदर खोखले गोले में समान होगा। इफ द अपर हाफ ऑफ ए स्फेरिकल शेल इज कट ऑफ, अगर हम ऊपर के आधे शेल को काट दें
जैसा कि ऊपर फिगर में हमें दिखाया गया है, then the net gravitational force acting on a particle at a stationary point P will be in the downward direction। तो अगर हम आधे भाग को काट दें तो ये जो P पॉइंट माना गया है, इस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो P पॉइंट में डाउनवर्ड होगी। और डाउनवर्ड कौन सा पॉइंट है हमारा? E है। Since gravitational intensity at a point is defined as the gravitational force per unit mass at that point। तो कह रहा है इस प्रकार से हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अगर बात करें तो हम वहां पर लगने वाले गुरुत्वीय बल प्रति यूनिट मास के हिसाब से उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है। तो वही कह रहा है कि इट विल आल्सो एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो फोर्स होगा हमारा ये भी नीचे की ओर लगेगा। दैट द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट ए आर्बिट्ररी पॉइंट P ऑफ द हेमिस्फेरिकल सेल हैज द डायरेक्शन एट इंडिकेटेड बाई एरो E। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो E ये नीचे की ओर डाउनवर्ड तीर लगा हुआ है, यही हमारे फोर्स के बारे में बताएगा, गुरुत्वीय बल के बारे में या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएगा। तो इस प्रकार से बात निकल करके सामने आई। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आ जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा गया है। तो पृथ्वी से एक रॉकेट है, जैसे ये सूर्य है हमारा और ये पृथ्वी है, तो सूर्य की ओर दागा गया है। देखिए रॉकेट दिखाया गया है। पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है। तो हमें पृथ्वी से वो दूरी बताना है जिस दूरी पर दागने पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितनी दूरी पर शून्य होगा। सूर्य का द्रव्यमान दे दिया है 2 × 10⁻30 किलोग्राम, पृथ्वी का द्रव्यमान दे दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और अन्य ग्रहों आदि के प्रभावों की उपेक्षा कीजिए। यानी अन्य ग्रहों का प्रभाव यानी गुरुत्वाकर्षण बल अन्य ग्रहों का नहीं है। यहाँ पर कक्षीय त्रिज्या दे दी गई है, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो उस कक्षा की त्रिज्या दे दिया है 1.5 × 10⁻11 मीटर। इतनी चीजें हमको दे दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि ये पृथ्वी है या सूर्य है। तो पृथ्वी का जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल होगा, काम करेगा, उसके बाद क्या होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का है और सूर्य का उसके कहीं पर एडजस्टिंग पॉइंट पर एक ऐसा बिंदु होगा कि यहाँ से इधर को लगने वाला बल, इधर को लगने वाला बल शून्य होगा। यानी जितना सूर्य अपनी ओर इस रॉकेट को खींचेगा उतना ही पृथ्वी अपनी ओर रॉकेट को खींचेगी, क्योंकि दोनों गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट होगा और इसके बाद पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल शून्य होगा, फिर ये सूर्य द्वारा आकर्षित होगा। तो वो पॉइंट हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, माना कि वो पॉइंट x है। तो अगर पूरी दूरी r मान ली जाए, कक्षीय त्रिज्या जिसको बोलते हैं, जिस पर चक्कर लगाएगी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो ये अगर r मान लें और वो बिंदु जहाँ पर रॉकेट कोई बल अनुभव नहीं करेगा पृथ्वी के द्वारा न सूर्य के द्वारा, तो उसको मान लेते हैं x। तो ये दूरी हो जाएगी हमारी r-x। तो वही कह रहा है कि माना पृथ्वी के केंद्र से x की दूरी, मीटर की दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है। तो इस क्षण रॉकेट की सूर्य से दूरी कितनी होगी, r-x। ये पूरी दूरी r, जहाँ r सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी अथवा पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या 1.5 × 10⁻11 मीटर, यह तब भी संभव है जबकि, तो इतना मान लेते हैं, ये कक्षीय त्रिज्या यही r हो जाएगी। और कह रहा है ये तब भी संभव है जबकि पृथ्वी द्वारा रॉकेट पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल बराबर सूर्य द्वारा रॉकेट पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने आपको बताया कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर सूर्य द्वारा भी उतना ही बल लगेगा जितना पृथ्वी द्वारा लगेगा, तभी तो ये न्यूट्रल पॉइंट है। यानी यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी द्वारा लगने वाले बल 0 है, तभी ये उदासीन बिंदु है जहाँ पर रॉकेट पर कोई भी बल नहीं लगेगा। तो दोनों द्वारा आरोपित बल बराबर कर लिए गए। अब यहाँ पर देखिए, जब दोनों बराबर हो गए तो पृथ्वी द्वारा आरोपित
गुरुत्वाकर्षण बल, तो जी पृथ्वी का द्रव्यमान m इंटू रॉकेट का द्रव्यमान m अपान पृथ्वी से रॉकेट की दूरी x² इक्वल टू जी पृथ्वी सूर्य का द्रव्यमान ms इंटू सूर्य से रॉकेट और रॉकेट का द्रव्यमान स्मॉल m अपान सूर्य से रॉकेट की दूरी r-x का होल स्क्वायर, जहाँ m बराबर रॉकेट का द्रव्यमान m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान। ये फार्मूला हम बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं और आपको हमने बताया था कि जैसे गुरुत्वीय बल में हम लोग चुंबकीय बल में विद्युत बल में पढ़ते थे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इतना हमारा g है और ये जो आवेश है ये हमारे द्रव्यमान है अपान दूरी, तो वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पर ऐसे होगा m1 हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 हमारा रॉकेट का द्रव्यमान, इधर ms हमारा सूर्य का द्रव्यमान, m2 हमारा रॉकेट का द्रव्यमान। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए जो रॉकेट का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, और सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम। अब सबको रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इधर आ जाएगा, तो ये r-x अपान x का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये ms अपान m हो जाएगा, जी कट जाएगा, m कट जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 बटे पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 1/3 × 10⁻6, और सॉल्व किया तो r-x अपान x, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा 1/3 × 10⁻6 इक्वल टू, ये 10⁻6 का रूट 10⁻3 हो जाएगा अपान इसका √3 हो जाएगा। ये आ गया 10⁻3 अपान √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये सॉल्व किया तो आ गया 577.37, अथवा r-x इक्वल टू, अब ये x इधर आ जाएगा तो 577.3x या 578.377x इक्वल टू r, ये सॉल्व करेंगे इधर आएगा तो एक बढ़ जाएगा। अब x इक्वल टू r अपान 578.37 इक्वल टू r की वैल्यू रख देंगे, तो r की वैल्यू है पृथ्वी से सूर्य की दूरी या कक्षीय दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर क्वेश्चन में दिया है, अपान ये वैल्यू रख दिया, सॉल्व किया तो आ गया 2.593 × 10⁸ मीटर बराबर 2.6 × 10⁸ मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, कह रहा है आप सूर्य को कैसे तौलेंगे, अर्थात उसके द्रव्यमान का आकलन कैसे करेंगे। सूर्य के पड़ता पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है। तो जैसे कैपलर का नियम था तीसरा वाला, उसी हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के पड़ता है उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए सूत्र क्या है, t बराबर 2π√r³ अपान g के अनुरूप सूर्य के परितः पृथ्वी का परिक्रमण काल। अब इसी हिसाब में सूर्य के परितः पृथ्वी के परिक्रमण काल t बराबर 2π√r³ अपान g हो जाएगा, जहाँ m हमारा सूर्य का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर हम सूर्य का द्रव्यमान रख देंगे पृथ्वी के द्रव्यमान की जगह, तो सूर्य की बात आ जाएगी, सूर्य का द्रव्यमान निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए t² इक्वल टू, अब ये रूट हटाएंगे, 4π² r³ g × ms हो जाएगा। अतः सूर्य का द्रव्यमान ms इक्वल टू 4π² r³ अपान t² × g, जहाँ पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या r बराबर 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है। ये सूर्य के परितः पृथ्वी की त्रिज्या है, या इसी को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा, तो 1.5 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा। अब पृथ्वी का सूर्य के परितः परिक्रमण काल t बराबर 1 साल होता है, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 365 फिर गुणे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, गुणे 24 करेंगे, फिर एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं तो गुणे 60 करेंगे, फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो गुणे 60 फिर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यह आ जाएगा 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60, तब ये सेकंड में बदलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.15 ×
7 सेकेंड आएगा, वो सॉल्व करके बता दिया है। अब तो ये ms हो जाएगा अंडर यहाँ पर 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू ये r की वैल्यू पृथ्वी से सूर्य की दूरी यानी परिक्रमण कक्षा की दूरी 1.5 इंटू 10⁻11 का होल क्यूब अपान ये 3.15 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर और ये नीचे हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 किलोग्राम। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम सॉल्व करने पे। तो इस प्रकार से सूरज का जो द्रव्यमान आ गया वो 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जैसे पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या दे दिया है हमको, तो इसी माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे। तो t बराबर 2 पाई √r³ अपान gme हो जाएगा। अब के अनुरूप सूर्य के परितः पृथ्वी का परिक्रमण काल, तो t बराबर 2 पाई √r³ अपान gme हो जाएगा। अब यहाँ me की जगह अगर ms रख दें तो सूर्य का द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए सूत्र, जैसे पृथ्वी के परितः चंद्रमा चक्कर लगाता है तो उसके लिए हम पृथ्वी का द्रव्यमान रखते हैं। इसी प्रकार सूर्य के परितः पृथ्वी का परिक्रमण काल, तो यहाँ पर हम सूर्य का द्रव्यमान रख देंगे। तो ये मी गलत लिखा है, ms होना चाहिए। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला करके जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना है तो पृथ्वी के परितः चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा की ये औसत त्रिज्या हमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के परितः चक्कर लगाती है, तो सूर्य की परिक्रमण पृथ्वी करती है, तो पृथ्वी से सूर्य की परिक्रमण कक्षा की त्रिज्या लिखेंगे और सूर्य का द्रव्यमान लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ग्रह या उपग्रह जिसके चक्कर लगाता है उसकी परिक्रमण त्रिज्या लिखेंगे और जिसके चारों ओर चक्कर लगाता है उसका द्रव्यमान लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर देखे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, तो जो उपग्रह फेंका गया उसका द्रव्यमान अपने आप कट जाता है, जो जिसके चारों ओर चक्कर लगाता है वही बचता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। कह रहा है कि एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5 × 10⁸ किलोमीटर दूरी पर है तो शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना, यानी शनि में पृथ्वी की तुलना में जैसे हमारा एक वर्ष का साल होता है तो वहां पर 29.5 वर्ष का साल होगा। मतलब पृथ्वी के 29.5 वर्ष वहां का एक वर्ष के बराबर होगा। और देखिए यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5 × 10⁸ किलोमीटर दूरी पर है तो शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है? तो ध्यान दीजिए वहां के वर्ष से हम तुलना करेंगे। तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी दे दिया है RSE, मतलब R दूरी सन और अर्थ के बीच की, सन और अर्थ के बीच 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। अब देखिए माना पृथ्वी का परिक्रमण काल TE, तब शनि का परिक्रमण काल TS इसका 29 गुना होगा, 29.5 TE, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के परितः एक चक्कर एक साल में लगाती है, तो शनि 29.5 साल में लगाएगा पृथ्वी की तुलना में। तो 29.5 का गुणा कर दिया गया पृथ्वी के परिक्रमण काल से। अब शनि की सूर्य से औसत दूरी, शनि की सूर्य से दूरी RSS हमको निकालना है। तो परिक्रमण कालों के नियम से अब वही कैपलर का तीसरा नियम लगा देंगे, T² = R³। तो TS सन का TS/TE का होल स्क्वायर = RSS/RSE का होल क्यूब। तो यहाँ पर RSS/RSE = अब ये 3 इधर आ जाएगा तो 2/3 TS/TE हो जाएगा। तो RSS यानी
दूरी सन और शनि की बराबर दूरी सन और अर्थ की गुणे सन का परिक्रमण काल, शनि का परिक्रमण काल बटे पृथ्वी का परिक्रमण काल का 2/3। तो ये हो जाएगा RSE हमारा कितना है 1.5 × 10⁸, मतलब सन और अर्थ की दूरी कितनी है, ये लिखा है किलोमीटर में। इसको मीटर में बदल लिया है तो 5 की जगह ये 8 किलोमीटर में ही रखा है, किलोमीटर में ही रख दिया है। और यहाँ पर TS/TE तो 2/3 TS/TE करेंगे तो 29.5 बचेगा, तो डायरेक्ट 29.5 की पावर 2/3 कर दी। तो आ गया 1.5 × 10⁸ × 9.55 किलोमीटर, यानी 1.43 × 10⁹ किलोमीटर। अतः शनि की सूर्य से दूरी कितनी हो गई 1.43 × 10⁹ किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग करके शनि और सूरज की दूरी निकाल ली। हम देखें 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि पृथ्वी के परितः पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 63 N है, मतलब 63 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण उस वस्तु पर गुरुत्वीय बल कितना है, ये हमको बताना है। पृष्ठ पर भार 63 न्यूटन है। अब पृथ्वी से आधी ऊंचाई ऊपर पर ध्यान देंगे कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण G हो तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला होता है G' बराबर G1 + h/RE का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, NCERT में डेराइव किया गया है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तो दोनों पक्षों में m से गुणा कर दें, तो mg' = mg/1 + h/RE का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं mg/1 + h/RE का। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर देखिए गलत लिखा है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। तो ये हो गया जहाँ mg पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय भार है, वस्तु का भार है 63 न्यूटन है, तो mg की जगह हम लोग 63 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए mg' बराबर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर वस्तु का भार अर्थात पृथ्वी के कारण वस्तु पर गुरुत्वीय बल Fg तथा h RE/2। तो पृथ्वी की ऊंचाई से h ऊंचाई की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने h की जगह RE/2 रख दिया। तो Fg ये h ऊंचाई पर है, तो Fg = mg पृष्ठ पर है 63 न्यूटन/1 प्लस आधी ऊंचाई है, तो h की जगह RE/2 रख दिया अपान RE का होल स्क्वायर = 63 न्यूटन बचे। ये पूरा आ जाएगा 9/4 सॉल्व करने पे, तो ये सॉल्व किया तो आ गया 28 न्यूटन। तो पृथ्वी से आधी ऊंचाई पर जो 63 न्यूटन पृष्ठ पर भार है, ये 28 न्यूटन का भार अनुभव करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, कह रहा है यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का गोला है तथा इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है, यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इस वस्तु का भार क्या होगा। अभी हमने पढ़ा आधी ऊंचाई पर, अब पृथ्वी से आधी गहराई पर त्रिज्या की ज्ञात करना है। तो देखिए पृथ्वी तल से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का ये फार्मूला है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। NCERT में हमने डिराइव किया G' = G1 - h/RE। वहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस है, और वहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर नहीं है, वहाँ -2 था। तो mg' = mg1 - h/RE। RE पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पृथ्वी के पृष्ठ पर वस्तु का भार mg 250 न्यूटन है, दोनों तरफ g का m का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर h बराबर RE, जहाँ RE पृथ्वी की त्रिज्या है, तो mg' बराबर इस गहराई पर वस्तु का भार w'। तो यहाँ पर देखिए हम लोग निकालेंगे, तो w' यहाँ पर देखिए m का गुणा किया, तो w' यही भार होता है mg, तो w' लिखा। पृष्ठ पर 250 न्यूटन है, तो 250 न्यूटन लिखा। 1 - h RE/2 है, h यहाँ पर d लिखना चाहिए था, d का मतलब
डेप्थ गहराई, एच लिखा है कोई बात नहीं, हम लोग उसको गहराई ही मानेंगे। तो RE/2 अपान RE सॉल्व किया तो 250 गुणे 1/2 न्यूटन, तो आ गया 125 न्यूटन। तो जो भार पृथ्वी पर है उसकी आधी गहराई पर आधा भार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर कोई रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है। पृथ्वी पर वापस लौटने से पूरी यह रॉकेट पृथ्वी से कितनी दूरी तक जाएगा? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, पृथ्वी की माध्य त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर, जी हमारा दे दिया है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो फिर से समझिए, कह रहा पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है। तो पृथ्वी पर वापस लौटने से पूरी यह रॉकेट पृथ्वी से कितनी दूरी तक जाएगा, यानी ऊंचाई हमको बताना है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने माना कि रॉकेट का द्रव्यमान m है। अब पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यानी परपेंडिकुलर फेंका जा रहा है 90 डिग्री पर। तो प्रक्षेप वेग हमारा v बराबर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए, माना रॉकेट पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व पृथ्वी से अधिकतम दूरी h ऊंचाई तक जाता है, h ऊंचाई तक मान लिया जाता है। अतः इस ऊंचाई पर रॉकेट का वेग 0 हो जाता है। जाहिर सी बात है कि कोई चीज ऊपर को फेंकी जाएगी तो लास्ट बिंदु पर उसका वेग 0 होगा, फिर वो नीचे की ओर लौटना शुरू करेगी। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से पृथ्वी तल के महत्तम ऊंचाई पर, अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लागू हो जाएगा कि जितनी ऊंचाई तक रॉकेट गया उस अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, और वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में पूरी बदल जाएगी जब वो पृथ्वी के तल से टकराएगा। तो दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहुंचने पर रॉकेट की गतिज ऊर्जा में कमी बराबर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अब दोनों को बराबर कर दिया भाई, जितनी गतिज ऊर्जा में कमी होगी उतनी ही ऊपर जाने पर वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो देखिए, पृथ्वी पर जितने वेग से फेंका गया तो वो हो गया तो ½ mv² हो गया। अब जब महत्तम ऊंचाई तक जाएगा, अधिकतम मैक्सिमम ऊंचाई तक, तो वहां पर वेग क्या हो जाएगा 0, तो पूरी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 0, तो इसलिए 0 लिखा है इक्वल टू। अब मान लो h ऊंचाई तक गया तो h ऊंचाई पर हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो -GMEm/RE + h, ये हमारा फार्मूला है, ठीक ना, उस ऊंचाई पर। और माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस GMEm/RE, मतलब पृथ्वी की सतह पर, ये महत्तम ऊंचाई पर इतनी है स्थितिज ऊर्जा और ये पृथ्वी की सतह पर है। तो महत्तम ऊंचाई पर पृथ्वी की त्रिज्या प्लस h ऊंचाई जो ऊपर गया है, और पृथ्वी की सतह पर केवल पृथ्वी की त्रिज्या, इसलिए RE। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होती है तो दोनों निगेटिव हैं। तो ऊपर वाली जो है महत्तम ऊंचाई वाली, उसमें नीचे वाली घटा दिया गया सतह वाली, तो जो बची वही गतिज ऊर्जा में बदली होगी। तो अब इसको लिखेंगे तो ½ mv² बराबर GMEm कॉमन हो जाएगा अपान 1/RE - 1/RE + h। इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/RE ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/RE इधर आ गया, माइनस का गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/RE, और ये निगेटिव रहेगा तो इधर लिख दिया 1/RE + h, ये इतना कॉमन हो गया। तो GMEm/RE + h - RE/RE ब्रैकेट में RE + h, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, ये पूरा ये आ जाएगा बेस में। जैसे लघुत्तम समापर्त, महत्तम समापर्त, LCM वगैरह लेते थे उस प्रकार से ये हो जाएगा ½ mv² = GMEmh/RE² + REh। सॉल्व करने पे यहाँ गुणा हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा v² = अब ये mm कट जाएगा, 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 GME/RE² + RE + h।
तो बज गुणन करके सरल करने पर, अब बज गुणन मतलब इधर का इधर, इधर का इधर, तो यहाँ 1 मान लेंगे। तो h बराबर आ जाएगा हमारा RE स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपान 2GME माइनस RE वी स्क्वायर। तो इस सूत्र में ज्ञात मान को रखने पर, अब अगर हम इसमें वैल्यू को रख दें तो h बराबर RE की वैल्यू दिया 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, वेग कितना था तो 5 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पता है 6.67 इंटू 10⁻11 गुणे पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 माइनस पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 और वेग कितने से फेंका गया था 5 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया तो आ गया 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने के बाद ये वापस पृथ्वी में गिरेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।